हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, है ना? मैं आपके सामने आज चौथा वीडियो लेकर के आया हूँ। चौथा वीडियो एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट का है। मैं लगातार आपके सामने मैं बोला हूँ कि 40 वीडियो दूंगा। उम्मीद करते हैं कि आप 40 वीडियो तक टिके टिके रहेंगे। जो व्यक्ति 40 वीडियो तक टिका रहेगा वो वास्तव में मैथ्स में अच्छा करके आएगा। ठीक है, तो बिना टाइम पास किए हम लोग अपना क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए, मेरे साथ पहला क्वेश्चन जो है, ये ध्यान रखिएगा, वो ये है कि बोला है आपसे क्वेश्चन कि वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जो 45, 85 और 105 के उभयनिष्ठ गुणज है। देखिए ध्यान सुनिएगा, ये 45, 85, 105 का न्यूनतम संख्या बोला है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी अगर न्यूनतम संख्या बोले इसका मतलब होता है कि एलसीएम निकाल लीजिए। आप जब भी लिस्ट बोले तो क्या कर दिया जाता है, एलसीएम निकाला जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हम चलते हैं एलसीएम निकालें। किसका एलसीएम निकालेंगे? 45 का, 85 का और 105 का। एक तो आपको तरीका आता है कि सर 45, 85 और 105 ऐसा एलसीएम निकालें। ठीक है, ऐसा एलसीएम निकालिएगा तो भी आपका चलेगा। दूसरा चीज़ ये आता है, ध्यान दीजिएगा, दूसरा चीज़ ये होता है कि एक तो ये बेसिक तरीका है, ये बेसिक तरीका है जो सबको आता है, आपको भी आता होगा, आप कर लीजिएगा। ठीक, ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका हम ये बताते हैं कि एलसीएम एक और तरीका से निकलता है। ये थोड़ा सा आपको शुरू में अगर नहीं आता है तो टफ लगेगा, लेकिन बाद में काफ़ी ईजी हो जाता है आपके लिए। ठीक है, देखिए दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका है, ये 45 है तो 45 को हम लिख देंगे तोड़ के 9 गुने 5। ठीक है, अब यहाँ पे 85 है तो हमको पता है कि 17 पचे 85 होता है। इसको क्या कहेंगे, 17 पचे 85 होता है। और ये 5 पहले से यहाँ है तो नहीं लिखेंगे, इसलिए हम 17 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 105 है। अब 105 के लिए क्या कहते हैं, ये देखिए 17 की 21 और 21 गुने 5 105 होता है। ठीक है, यहाँ पे पहले से 9 में 3 सम्मिलित है, ये 3 सम्मिलित है और ये 5 भी सम्मिलित है। ठीक है, अब क्या नहीं है तो 7 नहीं है, तो 7 यहाँ पे गुना कर लेंगे। ठीक, ये निकालिए तो ये भी आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक, दूसरा तरीका। तीसरा तरीका ये है आपका कि आप मल्टीपल चेक कर लेंगे। ये जब गुना करिएगा आपका गुना आ जाएगा 53, 55। ठीक है, अब कैसे आएगा ये बात को दिखाते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे कि 9 पचे 45 और 45 गुने 7 करेंगे। जब हम यहाँ पे देखिएगा 45 गुने 7 करेंगे तो 7 पचे 35 के 5 हासिल 3, 7 28, 28 और 3 31, 315 हुआ। अब 315 में 17 से गुना कर लीजिए। 17 पचे 85 के 5 हासिल 8। ठीक है, 17 एकम 17, 17 8 और 25 के 5 हासिल 2 और 17 थे 21, 17 थे 51, 51 और 2 53, 5355 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे। ठीक, एक ही तरीका है। तीसरा तरीका ये बताएंगे हम आपको, ध्यान सुनिएगा। एक और बात, एक तरीका नहीं 2-3 तरीका हम बता रहे हैं ताकि आपको एग्जाम में अगर सबसे बेसिक, अगर एकदम लर्निंग में है तो सबसे बेसिक जानिए, उसके बाद ये तरीका जानिए, इससे भी एडवांस थोड़ा सा जान जाइए। तीसरा तरीका ये है, आप ये देखिए कि आप मल्टीपल चेक करेंगे कौन किसका मल्टीपल है। देखिए 45 हम बताए थे कि कोई भी संख्या का जब हम एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम में वो संख्या छिपा रहता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर से मैं बोलता हूँ, कोई भी संख्या का जब आप एलसीएम निकालिएगा तो एलसीएम में वो संख्या छिपा रहता है। तो ये 45 है, 45 है तो हमको पता है कि सर 9 गुने 5 होता है। क्या होता है, 9 गुने 5 होता है, अर्थात एलसीएम में 9 छिपा रहेगा और 5 छिपा रहेगा। देखिए 7 6 13, 13 5 18 ये हो सकता था। 5 3 8 1 9 ये भी हो सकता था। ये 7 8 और 1 9, 7 5 12 ये नहीं हो सकता था। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा 2 2 मिल गया, फिर 5 से मल्टीपल, फिर 7 से छिपटते वगैरह वगैरह। इस तरीके से थोड़ा सा ज़्यादा लंबा बन रहा था, इसलिए हम क्या करेंगे कि ये वाला तरीका मेरे लिए सबसे बेस्ट होगा। ये बेस्ट मेथड होगा हमारे लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं कि पहला क्वेश्चन अच्छा से समझ में आया होगा आपको। ठीक, अब हम चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। और दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, इस बात को समझिएगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 30 कलम की दर से कुछ कलम खरीदी और उन्हें 1 रुपये में 20 कलम की दर से बेच दिया। ध्यान सुनिएगा, और ये क्या किया, 30 जा करके खरीद लिया था। एक बात बताइए, क्या बोला, एक व्यक्ति ने 1 रुपये मतलब 1 रुपया में ही, ठीक है, ये 30 कलम यहाँ पे खरीदा था। ठीक है, और यहाँ पे 1 रुपया में ही क्या किया था कि 20 कलम बेच दिया था। अब सिंपल मानिए आप दुकानदार हैं। ठीक है, और आप गए, कहीं से गए सामान लाने। देखिए कॉन्सेप्ट मैं नहीं समझाऊंगा, बेसिक सा बात समझाऊंगा। आप एक दुकानदार हैं, आप कहीं गए और आप कलम खरीदने गए हैं। जब आप कलम खरीदने जाइएगा तो आपको जो कलम मिलेगा वो 30 रुपये का कलम मिलेगा। सॉरी, आपको 1 रुपये में जो कलम मिलेगी वो 30 कलम मिलेगी। कितनी कलम मिलेगी, 30 कलम मिल गई। अब ध्यान सुनिएगा, तो 30 कलम आप 1 रुपये में लेके चले हैं। अब क्या हुआ कि आप जब बेचने लगे हैं तो आप 20 ही कलम बेच रहे हैं। कितना कलम बेच रहे हैं, 20 कलम।
तो वास्तव में आपका जो फ़ायदा हो रहा है वो 10 कलम का हो रहा है। कितना पे? 20 कलम पे। क्यों? क्योंकि आप 20 कलम बेच रहे हैं। 20 आपके लिए लगा हुआ खर्च हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 20 ही ना दे रहा है। अब चलिए ध्यान से। तो 20 का कलम पे आप 10 कलम का प्रॉफिट कमा रहे हैं, अर्थात 1/2 यानी कि 50% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है? इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 50% का प्रॉफिट हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान सुनिएगा। आगे जब बढ़िएगा तो क्वेश्चन बोला है कि साधारण ब्याज पे 12,500 की एक राशि 4 वर्षों में 15,500 हो जाती है, तो दर ज्ञात करना है, रेट ज्ञात करना है। आपको पता है कि सर 12,000 से ये 15,000 हुआ है। एक तो तरीका ये है कि P इंटू आर इंटू टी बटा 100 ऐसा ही बराबर होता है। ठीक है, ऐसा ही बराबर होता है। हमको पता है कि सर 12,500 के समान 15,500 हो गया, अर्थात 3,000 ऐसा ही आया। कितना ऐसा ही आ गया जी? 3,000 ऐसा ही आया। जब 3,000 ऐसा ही आया, आपको पता है कि प्रिंसिपल है 12,500, तो लिख दिए इंटू आर का मान हमको नहीं पता है क्योंकि हमसे दर ही पूछा है, तो आर नहीं पता है, और टी दे दिया। टी कितना दे दिया जी? टी दे दिया सर 4 वर्षों में। यहाँ पे देखिए 4 वर्षों में 4 दे दिया, बटा कितना? 100। अब हम काटेंगे तो 00 से 00 कट जाएगा। 25 से काटेंगे तो ये जो होगा 25 25 100। और यहाँ पे कटिएगा ना तो ये 00 काटता है 25 चौका 100 बार में। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा, ये 4 से 4 कट गया। ठीक, और यहाँ पे 5 से कटेगा तो 5 6 30 कट जाता है, अर्थात आर का वैल्यू 6% आ जाता है। आर का वैल्यू कितना हो जाता है? 6% आ जाता है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, एक और बात, यहाँ पे मैंने एक चीज़ काटा है, पता नहीं आपको समझ में आया कि नहीं आया, किस तरीके से हम काटे हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब 24 मान लीजिए कि 28 गुने हमारा 3 रहे, ठीक है, इधर 100 दिया रहा है, तो हम कैसे काटेंगे? हम काटेंगे सीधे, हम देखेंगे 100 या 1000 दिया रहा है, हम क्या कर लेंगे, हम जानते हैं कि सर कि 28 4 से कटता है, तो 4 से काट लेते हैं, 7 चौका 28 आ गया। ठीक है, और यहाँ ना इसको हम इमेजिन कर लेंगे कि ये गुना करके ये 100 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 25 में कर जाएगा। इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये बराबर नहीं है, लेकिन बस मैं काटने के लिए आपको समझा रहा था कि किस तरीके से करता है। ठीक, आगे चलते हैं। जब आगे बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर आपका मिल जाएगा 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 मिलेगी आपको। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन समझाएं आपको? हाँ ठीक है, 2 नंबर समझ गए, 3 नंबर समझ गए। ठीक है, 4 नंबर पे चलते हैं। 4 नंबर, ये उम्मीद है कि तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे ढंग से समझ में आ रही होगी। ठीक है, और आप लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि यदि 3 संख्याएं 3:2:5 के अनुपात में है, इस प्रकार हो कि उनके वर्गों का योग, ये ध्यान रखिएगा प्लीज, वर्गों का योग, क्या बोला जी? उनके वर्गों का योग, वर्गों का योग कितना है? 1862 हो, तो बीच वाली संख्या ज्ञात करे, यानी कि बीच वाली संख्या 2 का मान ज्ञात करे। एक बात ध्यान रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन में गलतियां क्या होती है, उस बात को समझिएगा प्लीज। वर्गों का योग बोले या घनों का योग बोले, दो चीज याद रखिएगा। जब वर्गों का योग बोले, वर्गों का योग बोले, ठीक है, और पहला, दूसरा, जब घनों का योग बोले, मतलब कि जब स्क्वायर करने के लिए बोले और उसका सम, फिर क्यूब करने के लिए बोले और इसका सम, घनों का योग या जब वर्गों का योग कहा जाए, ध्यान सुनिएगा, तो इसमें हम एक चिपकाते हैं। क्या चिपकाते हैं? रेशियो में हम एक चिपका देते हैं। किस में चिपकाते हैं? रेशियो में, रेशियो में हम एक चिपका देते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जब रेशियो में हम x चिपकाते हैं तो हम चिपका देंगे, यानी कि ये 3x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा और ये 5x हो जाएगा। ठीक, अब जब हम इसका क्या कहा है, वर्ग करेंगे, तो वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 9x स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 4x स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 25x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इन तीनों को जोड़ लेते हैं, जोड़ेंगे तो 9 4 13, 25 और 13 जोड़ेंगे तो 38 हो जाएगा, यानी कि 38x स्क्वायर का वैल्यू हमारा दे दिया था। कितना दिया था जी? 1862 दिया था। ठीक, अब हम क्या करते हैं, 2 से काट लेते हैं तो ये 19 में कटेगा, यहाँ पे 2 से काटिएगा तो हमारा पता चलेगा कि 9 हो गया, 3 हो गया और 1 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे 19 से काटेंगे तो 19 पचे 95 नहीं तो 19 चौका 76 कर लीजिए। ठीक, 17 1 19 9 17 से, यानी कि 1 का वैल्यू 49 आ जाएगा। बात समझिएगा, 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 49 आ जाएगा। जब 1 का वैल्यू आपका 49 आया तो आपसे क्या पूछा है, तो बीच वाली संख्या बताएं। तो बीच वाली संख्या क्या है जी? 2x है, तो x का मान, ये x का मान ही आता है, x का मान जब 49 है तो 49 गुना कितना हो जाएगा जी? एक मिनट, x नहीं, x स्क्वायर का मान है, तो x स्क्वायर का मान जब 49 है तो x का मान कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। इस बात को समझिएगा, x का मान जब 7 आ जाएगा तो 7 गुना कितना हो जाएगा? 14 हो गया आंसर मेरा, 14 आंसर हो जाएगा। एक और बात, अब मैं इस तरीके के क्वेश्चन में मैं बताया हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन पूछता है। जो क्वेश्चन पूछता है एक्स्ट्रा मैं बता देता हूँ। देखिए, इसमें जो आपसे क्वेश्चन पूछता है, आपसे पूछ सकता है कि बीच वाली संख्या बताए ऐसे करके, या छोटी संख्या बताएं, ठीक है, या बड़ी संख्या बताएं, ठीक है, या दो संख्याओं को दे करके उसका अंतर पूछ लेता है, ठीक, या उनका दो संख्याओं दे करके उनका योग पूछ लेता है, ठीक है, या फिर उनका रेशियो तो पूछेगा नहीं, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, इन सभी चीज़ों को कम से कम ध्यान रखिएगा। छोटी संख्या, बड़ी संख्या, बढ़ते क्रम, घटते क्रम, इस तरीके से अरेंज किया जा सकता है। ठीक है, नाम दे करके,
कि कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा है। उम्मीद करते हैं कि पिछला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो है इस बात को हम समझेंगे कि अगला क्वेश्चन है क्या। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है कि राज और राहुल एक परीक्षा के लिए उपस्थित होते हैं। राज ने राहुल से 12 अंक अधिक प्राप्त किए और उसके अंक उन दोनों के अंकों के योग के 75% हैं। देखिए, एक राज नाम का लड़का है, ठीक है, और एक राहुल नाम का लड़का है, ठीक है। ये राज का राज खोलना है, ठीक है, राज है और ये राहुल है, ठीक है, दो लोग। ये राज जो है बोला है यहाँ पे कि राज है और राहुल है, परीक्षा में उपस्थित होते हैं। राज ने राहुल से 12 अंक अधिक प्राप्त किए, तो राहुल को अगर एक अंक प्राप्त होगा तो राज को x + 12 अंक प्राप्त होगा। बात समझिएगा। फिर आगे बोला है कि अधिक अंक प्राप्त किए, यहाँ तक हो गया मेरा। उसके अंक उन दोनों के अंक के, किसके अंक? उसके, यानी कि राज के अंक। राज के अंक, ध्यान सुनिएगा, राज के अंक उन दोनों के अंक के योग के, इन दोनों का अंक का योग करिएगा तो x और x 2x हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 12। इन दोनों के अंक के योग के 75% है, अर्थात 3/4 है, ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ जब देखेंगे तो ये 2x है और यहाँ पे 12 है। अगर हम 2 कॉमन कर लेते हैं, बात समझिएगा, अगर हम 2 यहाँ से कॉमन कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x + 6 हो जाएगा। 2 अगर बाहर कॉमन करते हैं तो ये अंदर हो जाएगा x + 6। अब 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। बात समझिएगा आप, ठीक है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी कि 2r + 24 बराबर 3x + 18, ठीक है। ये 3x और यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे r कैसे आ गया जी? ये r कैसे आया था? x है ना, मैंने गलती से r लिख दिया था, सॉरी। लिखने के दौरान थोड़ा सा ये गलती होती है, कोई बात नहीं, क्या रहेगा। चलो, यहाँ पे क्या था, 2x था ना, हाँ ठीक है, यहाँ पे 2x था, ठीक। तो क्या कर लिए थे हम लोग, 2 से गुना किए थे। चलो फिर से मैं बताता हूँ, थोड़ा सा प्लीज़ ध्यान सुनेगा, कहीं ये r के कारण से गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं जो बता रहा था ये बता रहा था कि r का जो है, ध्यान सुनिएगा, ये बोला था कि राज जो है, आपका क्वेश्चन पढ़िए एक बार, 12 अंक अधिक प्राप्त किए और उन दोनों के अंकों का योग 75% उनके द्वारा प्राप्त किए गए। ध्यान सुनिएगा, मतलब बोला है कि r जो है 12 अंक अधिक प्राप्त किया। फिर देखिए, फिर r लिख रहे थे, सॉरी, राज जो है, तो राज जो है 12 अंक अधिक प्राप्त किया है, यानी कि x + 12 अंक राज प्राप्त किया है। और ये बोल रहा है कि राज जो प्राप्त किया, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये राज प्राप्त किया, ठीक है, उन दोनों के अंकों के योग के। तो उन दोनों के अंकों का योग जब करते हैं तो x और x 2x होता है और प्लस 12 हो जाता है। हमने यहीं पे बताया था कि 2x में से आप क्या कर लीजिए कि x कॉमन कर लीजिए, सॉरी 2 कॉमन कर लीजिए। तो जब 2 कॉमन करिएगा तो सीधे आ जाएगा, यहाँ पे 2 कॉमन करिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा x + 6 हो जाएगा, ठीक है, और इंटू 3/4 होता है। बोला है कि इनका 75% ये अंक है अकेले, तो ये 2 दूना ये 4 कर जाएगा। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2x + 24 आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 3x + 18, ठीक है, 36 18। अब यहाँ पे चलेंगे तो ये 3x है, 2x है, तो इधर आ जाएगा तो x हो जाएगा, ये आ जाएगा तो 6 आ जाएगा। यानी हमको पता चला कि सर x का मान 6 है। कितना है? x का मान 6 है, ठीक है। तो जब x का मान 6 है, बात समझिएगा, तो जब x का मान 6 है तो 6 12 करेंगे तो 18 हो जाएगा, अर्थात 6 18 आंसर हो गया मेरा। लेकिन क्या आप क्वेश्चन को इस तरीके से बनाते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन को बनाते हैं तो बेवकूफ़ हैं आप। क्यों? क्योंकि आपने ऑप्शन का यूज किया ही नहीं, ऑप्शन का भी यूज करना पड़ता है। देखिए यहाँ पे कैसे करिएगा, आपको क्या बोला है कि उनका, देखिए यहाँ लास्ट में क्या बोला है, उनके द्वारा प्राप्त अंकों का योग याद करो। उनका मतलब क्या है, पहले राज होगा, ठीक है, और दूसरा क्या होगा, राहुल होगा। बात समझिएगा, तो जब राज और राहुल होगा तो राज वाला तो हमको पता है कि ज़्यादा है सर, राज वाला ज़्यादा है, तो सबसे पहले देखिए कि उनका अंतर 12 होना चाहिए, अंतर 12 होना चाहिए। तो यहाँ पे अंतर 8 है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा, ठीक, सॉरी, यहाँ पे अंतर 18 इसलिए ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पे अंतर 3 है इसलिए ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे अंतर 12 का है लेकिन ये छोटा है इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा, ये बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि राज पहले है। तो इस तरीके से आप ऑप्शन का भी यूज करके दिमाग लगा करके डायरेक्ट आप आगे जा सकते थे बिना क्वेश्चन सॉल्व किए। वैसा क्वेश्चन सॉल्व करना हम इसलिए सिखाते हैं ताकि आपका बेसिक भी मजबूत हो, ठीक है। आगे चलते हैं, जब आगे चलेंगे हम तो क्वेश्चन नंबर मिलेगा आपका 6, ठीक, 6 नंबर। बोला कि हेडफोन बेचने पर दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट प्रतिशत, दुकानदार को होने वाली हानि प्रतिशत क्रमशः 5b%। ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे डिस्काउंट दिया है, ठीक है, और यहाँ पे लॉस दिया है, ठीक। यदि उस हेडफोन के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्रमशः 7:5 है तो दुकानदार को ही हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो दुकानदार को कितना हानि हुआ है ये बताना है आपको। ध्यान सुनिएगा,
आप एक बात बताइए हमको, आपको एक फॉर्मूला याद है क्या कि एम पी बटा सी पी इजकल टू 100 प्लस प्लस माइनस पी स्लैश स्लैश, और यहाँ पे क्या है, ये स्लैश नहीं है, छोड़िए, प्रॉफिट या लॉस, ठीक है, डिवाइड बाई 100 माइनस डी यानी डिस्काउंट। या तो ये समझ लीजिए कि ये आता कहाँ से, इस बात को समझिए। हम कोई भी चीज़ पे एमपी हो गया, ठीक है, अगर इस पे हम प्रॉफिट कमाएंगे तो ये 100 प्लस एक सी होगा, बात समझिए, प्रॉफिट कमाएंगे तो 100 प्लस पी हो जाए, सॉरी एमपी पे तो हमेशा डिस्काउंट देते हैं, तो 100 माइनस डी तो ये फिक्स है कि होगा, इसलिए मैंने वहाँ पर लिखा था, बात समझिएगा, इस कहाँ से आता है ये भी बात बता देते हैं। ये 100 माइनस डी आ गया। अब बात समझिएगा, कोई भी चीज़ ये जब एमपी पे हमको छूट देते हैं तो वो एसपी कहलाता है, ये बात आपको समझ में अच्छा से आ रहा होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, सीपी पे जब हम प्रॉफिट या लॉस कमाते हैं, अगर प्रॉफिट कमाएंगे तो 100 प्लस एल लिखेंगे, बात समझिएगा, ठीक। तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा, ये भी हमारा एसपी आ जाता है। या फिर इस बात को समझिएगा कि सीपी पे जब हम लॉस कमाते हैं तो 100 माइनस एल कर लेते हैं, इस बात को समझिए, ये भी मेरा एसपी कहलाता है। यही तीनों आपस में बराबर है, वहीं से क्या किए थे कि एमपी बटा सीपी इधर आ गया था, इसलिए ये नीचे चल गया था, वो ऊपर आ गया था। एमपी के सामने देख क्या है, 100 प्लस एल, सॉरी 100 प्लस पी, या फिर यहाँ पे 100 माइनस एल, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये फॉर्मूला यहीं से आता है और कुछ नहीं आता, अगर नहीं भी याद है तो डायरेक्ट यहाँ से ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला कुछ नहीं है, एसपी बराबर एसपी है, ठीक है। आपको नहीं लगना चाहिए कि बहुत बड़ा तिक्रम है, बहुत बड़ा गोली है, तो है, ऐसा कुछ नहीं है, तो पाँचों पाँचों कुछ नहीं है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में ये बोला है कि एमपी बटा सीपी जो दिया है, ये बोला है कि हमारा डिस्काउंट है 5B का, तो हम 100 में से क्या घटा लेंगे, 100 में से 5B घटा लेंगे, ठीक है। और फिर ये बोला है कि 3B लॉस है, सॉरी लॉस बोला है ना, 3B, यहाँ पे हम 3B कर लेंगे, प्लीज प्लीज प्लीज, चलिए हम क्या कर लेंगे, 3B लॉस है तो 3B हम घटा लेंगे, ठीक। और यहाँ पे क्या कर लेंगे, 100 माइनस 5B का डिस्काउंट है तो 5B हम नीचे लिख लेंगे, बराबर, ये कितना दिया कि 7:5 हो जाता है, 7:5 हो जाता है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर नहीं आ रहा है तो एक बार क्वेश्चन पढ़िए, अच्छा से समझिए, पक्का समझ में आएगा, ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आ रहा होगा। अब आगे चलेंगे तो देखिए, ये गुना करेंगे तो 5 गुने 500 करेंगे तो ये 500 हो जाएगा, 500 माइनस 15B, ठीक है, बराबर ये 700 माइनस 7 बचे 35B हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आएंगे तो 700 में से 500 घटेगा तो इधर आ जाएगा आपका 200, और ये इधर लेके आएगा तो प्लस हो जाएगा, अर्थात ये आ जाएगा 20B। तो B का मान जो आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 10 आ गया, B का मान कितना आ जाएगा 10। तो आपसे पूछा है कि हुई हानि प्रतिशत ज्ञात करें, तो हानि का कितना हुआ था जी, 3B का, तो 3B का मान कितना हो जाएगा, 3 गुने 10 रखेंगे, अर्थात 30 मेरा आंसर आ जाएगा, 30% का हानि हो गया। अगर हमसे पूछता कि डिस्काउंट प्रतिशत बताइए, बात समझिएगा, अगर हमसे पूछता कि डिस्काउंट प्रतिशत बताइए तो ये 5B था, अर्थात 50% का डिस्काउंट दे रहे थे। ये सब बात बहुत ज़्यादा ध्यान में रखिएगा, हानि को भी माइनस नीचे जाता है और डिस्काउंट भी नीचे जाता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, मैं जितने भी बात बताया हूँ इस बात को एकदम डिट्टो एकदम ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि कभी भी जो डिस्काउंट देते हैं आप, मैं बार बार बोलता हूँ कि कभी भी जो डिस्काउंट देते हैं वो एमपी पे देते हैं, ठीक है, और कभी भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो सीपी पे होता है, इस बात को एकदम मत भूलिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे बढ़िएगा तो क्वेश्चन नंबर आपका 7 नंबर आएगा, 7 नंबर है, थोड़ा देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक बार पढ़िए क्वेश्चन को, ठीक है। जब क्वेश्चन पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 तो आपको ध्यान आएगा, प्लीज पढ़िए क्वेश्चन को, मैं जस्ट आ रहा हूँ। हो गया, क्वेश्चन पढ़ ली। क्वेश्चन नंबर 7 आपका ये कह रहा है कि दो संख्याएं x/y है, यदि दो पूर्णांकों का गुणनफल 6624 है, ध्यान सुनिएगा, दो संख्याएं x/y है यदि दोनों पूर्णांकों का गुणनफल 6624 है और दो संख्याओं का महत्तम समपर्थक 2 है, तो संख्याओं का मान ज्ञात करिए, बात समझिएगा। ये बोला है आपसे, ठीक है, ये बोला है आपसे कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है जी, दो संख्याओं का गुणनफल 6624 है, इस बात को ध्यान रखिएगा, 6624 दिया है जो गुणनफल। जब गुणनफल 6624 दिया है तो इस बात को याद रखिए आप कि सर दो संख्या जो भी होगा उसका गुणनफल 6624 आएगा। तो देखिए 3 दूना 6, यूनिट डिजिट से अगर देखेंगे तो 3 दूना 6, लास्ट में 6 आ रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो कितना हो जाएगा, एक मिनट, 1 गुने 3, यहाँ पे लास्ट में 3 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 गुने 5, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 0 आ रहा है, यहाँ पे 6 का 24, लास्ट में 4 आ रहा है। अब यहाँ पे लास्ट में 4 आया था, अगर हम ये दोनों संख्याएं माने, इन दोनों इसको छोटी संख्या इसको बड़ी संख्या माने, तो इस तरीके से लास्ट में मेरा 4 यहाँ पे आ रहा है।
इसलिए मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, डॉग हो जाएगा। तो आपको यूनिट डिजिट का भी यूज करना पड़ता है भाई, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यूनिट डिजिट से मैं इस बात क्वेश्चन को बताया, ठीक है। बाकी आप प्रोसेस से बनाएंगे तो काफ़ी लेंदी बनता है। अगर आपको प्रोसेस से जानकारी लेनी है तो इस बात को ध्यान रखिए, मैं बताया था इस बात को, देखिए कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, कि दो संख्याओं का, ध्यान सुनिएगा, अगर दो संख्या x टू y के रूप में है और उसका HCF h रहे तो संख्या बन जाता है hx और hy, ये बात बताया था। तो यहाँ पे HCF के रूप में 2 दिया है, अर्थात जो संख्या बन जाएगा वो 2x और 2y बनेगा। क्या क्या बनेगा जी, 2x और 2y बन जाएगा। इस बात को ध्यान रखिए, ये संख्या बन जाएगा आपका, ठीक है। और अब ये भी बात बताया था कि एलसीएम बराबर होता है जब x और y दो चीजें रेशियो में हो और HCF h दिया हो तो एलसीएम बराबर होता है hxy, ठीक है। तो एलसीएम जब हम निकालेंगे तो एलसीएम क्या है आपका, ध्यान सुनिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल बोला ना डायरेक्ट, कोई बात नहीं। दो संख्याओं का जब एक मिनट दो संख्या का जब गुणनफल बोला है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको पता है कि दो संख्या कितना का गुणनफल कितना है, 6624। तो 6624 बराबर हो जाएगा 2x इंटू 2y, बात समझिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये दो दो 4 से सीधे काट लीजिए, 4 से सीधे काटिए, तो 4 से काटेगा तो 4 एकम 4, 4 छके 24, ठीक है, 24 दो दो आ जाएगा, 4 पचे 20, 4 छके 24, 1656 आ रहा है। यहाँ पे किसका मान, x इंटू वाई का मान। यहाँ पे x इंटू वाई का मान इस तरीके से भरना होता है जिसका HCF 1 हो, बात समझिएगा, जिसका HCF कितना हो, 1 हो। तो यहाँ पे आप मान लीजिए 72 भर दिए, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए कि आप भर दिए 23। अब देखिए 23 गुने 72 करिएगा तो ये आ जाएगा 1656, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। मेरा आंसर इतना आ जाएगा। तो इतना कौन सोचेगा, इससे अच्छा है कि आप इकाई अंक से बना करके आप आगे निकल जाए। इसलिए मैंने आपके सामने दोनों तरीका बता दिया ताकि आपको ये ना लगे कि प्रिंसिपल को बेसिक मेथड नहीं आता, वो छोड़ के भाग जाते हैं। कई दफ़ा मैं क्वेश्चन आगे छोड़ के इसी तरीके से निकलूंगा आपको बता करके कि देखिए ये सबसे अच्छा तरीका है, इसी तरीके से आप क्वेश्चन बना लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका ये कहता है, एक बार ये क्वेश्चन अपने से भी पढ़िए प्लीज। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 ये कह रहा है, ठीक है, कि 1 मीटर की, ध्यान सुनिएगा, 1 मीटर की ऊंचाई और 140 मीटर के आधार व्यास वाला एक बंद बेलनाकार टैंक धातु की चादर से बनाया जाना चाहिए। इसके लिए कितने मीटर चादर की आवश्यकता होगी। देखिए भाई, सबसे पहले इस बात को याद रखिएगा, जब हम बेलन पढ़ा रहे थे हम बताया था कि बेलन जब भी आए तो बेलन का सब फॉर्मूला रट जाइए, ठीक है। हमको पता है कि बेलन का आयतन होता है सर पाई आर स्क्वायर। सर बेलन का लैटरल सरफेस एरिया जो होता है, लैटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस जो एरिया होता है वो आता है सर 2 पाई आर एच, ठीक है। अब यहाँ पे जो टोटल सरफेस एरिया आता है सर वो होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, नीचे पाई आर स्क्वायर ऊपर पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से आंसर आता है। इसी को हम लिखते हैं कि 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ये क्वेश्चन जो बनेगा यहीं से बनेगा, यहीं से इस क्वेश्चन को बनाना है। क्यों, क्योंकि एक बेलनाकार क्या है बोल रहा है, एक बेलनाकार, यहाँ पे बेलनाकार टैंक है। तो बेलनाकार जब टैंक बनेगा तो टैंक जब बनेगा तो इधर से भी आपको कवर करना पड़ेगा, इधर से भी कवर करना पड़ेगा, और बाकी सभी तो कवर होगा ही, ठीक है। इस कारण से इस फॉर्मूला का टोटल सरफेस एरिया का हम यूज करेंगे। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा। मैं मिटाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। देखिए अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमको पता है कि सर एक ही फॉर्मूला का यूज करना है हमें, और वो फार्मूला कौन सा है, वो फार्मूला है पाई आर, ठीक है, इंटू आर प्लस एल, ठीक है। क्या है, पाई आर, सॉरी 2 पाई आर इंटू आर प्लस एल, ठीक है। यहाँ पे पता नहीं क्या लिखे थे, चलिए नेक्स्ट। तो चादर से बनाया जाना चाहिए, इसके लिए ये क्या है, टोटल सरफेस एरिया। अब ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे हमको पहचान करना होता है क्या क्या दिया है, 1 मीटर ऊंचाई दिया, यानी कि ये हाइट दे दिया सर, हाइट का मान जो दिया है ना 1 मीटर दे दिया, ठीक है। आगे और 140 सेंटीमीटर आधार का व्यास है सर, यानी कि डायमीटर है। डायमीटर सर 140 सेंटीमीटर है, तो अगर हम इसको मीटर में बदलेंगे तो 1.4 मीटर हो जाएगा, ठीक है, 1.4 मीटर हो जाएगा। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 0.7 मीटर हो जाएगा। रेडियस सर हो गया 0.7 मीटर, ठीक है। अब हमको कुछ नहीं दिया है, कोई बात नहीं, हमको कुछ और चाहिए भी नहीं, हम यहाँ से क्वेश्चन बना लेंगे। देखिए फिर अंदर ए लिख दिया, ये पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है बार बार, ये एल एच, ये क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ, चलिए कोई बात नहीं, अन्याय हो रहा है हमारे साथ, ठीक है, और आपके साथ में। चलिए अब यहाँ से जब हम चलेंगे तो आपको पता है कि फॉर्मूला क्या रखेंगे, 2 गुने पाई का मान बोला है यहाँ पे कि 22/7 आप रख दीजिए, ठीक है।
इंटू आर का मान ये बोला है कि 0.7 मीटर रखिए, इसको हम हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10, ठीक है, इंटू अब पता है कि सर इसका मान 1 है और इसका मान 0.7 सॉरी इसका मान 0.7 है, तो कितना हो जाएगा, ये 1.7 हो जाएगा। तो सीधे क्यों हम ब्रैकेट डालेंगे, सीधे हम यहाँ से नहीं लिख देंगे 1.7, तो सीधे हम इसको लिख देते हैं, सीधे इसको लिख देते हैं 1.7, बस हो जाएगा। इसको सीधे लिख दिया 1.7, ये हटाएगा तो नीचे आ जाएगा 10, ठीक। अब देखिए 7 से 7 काट देते हैं सबसे पहले, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम गुना करेंगे तो देखिएगा 2 दूना 4, ठीक है, कितना आ रहा है, 2 दूना 4 और 4 सत्ते 28, ठीक है, लास्ट में 8 आ रहा है। 8 कहाँ पे है, यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे एकमात्र 8 था लास्ट में, इसलिए मेरा आंसर 7.48 आ जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इकाई अंक से इस क्वेश्चन को हम बना दिए हैं, आगे बढ़ते हैं। बाकी अगर आपको लगता है तो आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आप महान है गुरु, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, क्यों, क्योंकि आप चाहते हैं कैलकुलेशन आपके सॉल्यूशन में हो, तो आप करिए सॉल्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9 पे। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न वाचक चिन्ह के स्थान पर कितना मान आना चाहिए, ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग, कितना मान आएगा मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे 15 गुने 0.4 के पावर 4 है, डिवाइड बाई इतना है, ठीक है। इन सभी डेटा को आप एकदम ध्यान से एक बार देख लेंगे, ठीक है। मैं क्वेश्चन सॉल्यूशन करने चल रहा हूँ, क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन करना है हमको पता है कि सर कोई भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन हम बनाते हैं तो सबसे बड़ी बात होती है कि बोर्ड मास को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। बी फॉर ब्रैकेट के बारे में बताया था कि 3 तरीके का ब्रैकेट होता है, छोटा वाला, कर्ली वाला और ये बड़ा वाला, ठीक है। और ओ फॉर ऑफ का मतलब डी फॉर डिवाइड, ये सब बातें आपको समझ में आ रही होगी। एम फॉर मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ठीक है। अब यहाँ से जब हम चलेंगे तो सबसे पहले बात है कि हम छोटी वाले ब्रैकेट का काम करते हैं सर, तो यहाँ पे कर लेते हैं 27 गुने 8 करेंगे तो ये 216 होता है। अब ये 216 क्या होता है, हम कह सकते हैं कि सर 6 के पावर 3 होता है, 6 के पावर 3 के पावर 4 हो गया, अर्थात कह सकते हैं सर कि पूरा डेटा का मान 6 के पावर 12 था। इस बात को आपको पकड़ना होगा, इस पूरा डेटा का मान कितना हो गया जी, 6 के पावर 12 था। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं सीधे कि गुना 6 के पावर 12 एक लाइन में। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे चलेगा तो 0 से 0 कटेगा, ये 36 में कटेगा और 36 ये देखिए ये काटेगा तो 36 में कटेगा, अर्थात 36 के पावर 4 हो गया। यहाँ पे जब 36 को करिएगा तो 6 का स्क्वायर होता है और इसके पावर 4 हो गया, यानी कि 6 के पावर यहाँ पे 8 हो गया। ये कितना हो गया जी, 6 के पावर 8 हो गया। और यहाँ पे डिवाइड का काम है तो डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे करिएगा तो 15 चौका 60, अर्थात ये 6 हो गया और यहाँ पे ये 6 के पावर 4 हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3 गुना 6, ये हो जाएगा 6 के पावर 5 और यहाँ पे बोला है कि 6 के पावर ये यहाँ पे वट है, तो हमारा मान लेते हैं कि 6 के पावर यहाँ पे x हो जाएगा, ठीक, वट की जगह पे। अब कुछ नहीं करना है, हमको पता है कि सर भाग वाला घटता है, गुना वाला जुड़ता है। जब एक बात को याद रखिएगा, जब सेम बेस होता है, जब सेम बेस होता है, ठीक है, जब सेम बेस होता है, ठीक है, तो पावर जब गुना में होगा तो जुटेगा, ठीक है, और जब डिवाइड में होगा तो घटेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये गुना में है, कुछ कुछ भाग में भी है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हमको पता है कि सर 4 में से 8 घटा -4, -4 में से -4 और +12 करेंगे, देखिए ना ये 4 है, ये -8 है, भाग के कारण से, यहाँ गुना है तो फिर +12 है, ठीक है ना। अभी यहाँ पे भी 6 है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 5 + x कर देंगे, पावर को इक्वल करता है। तो हमको पता है कि सर 12 4 16 में से 8 घटा तो 8, यानी कि 5 + x का मान हम 3 रख देंगे तो 8 आ जाएगा। तो x का मान मेरा 3 आ गया, यहाँ पे ऑप्शन डी है। आपको अच्छी ढंग से इस क्वेश्चन को समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके सामने देखिए कितना नंबर है, 10 नंबर है, आधा अधूरा पर आ चुके हैं, ठीक है। यदि एक जॉगर 6 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ध्यान सुनेगा, बोला है कि एक जॉगर है जो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है, तब वह 20 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर लेता है, उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी ज्ञात करें। देखिए जी, मैं एक बात बताता हूँ टाइम स्पीड डिस्टेंस में हमेशा से, कि देखिए 3 चीज़ों को ध्यान रखिए कम से कम। हमको पता है कि d बराबर जो होता है s × t होता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। इसमें से ही आपका कंसेप्ट निकलेगा कि जब, ध्यान सुनिएगा, कि जब टाइम कांस्टेंट होता है, जब टाइम कांस्टेंट मतलब कि स्थिर होता है, जब टाइम स्थिर होता है, बात समझिएगा, जब टाइम स्थिर या फिर दोनों के लिए इक्वल होता है, इस तरीके से आप समझिए। तो जो स्थिर होता है हम उसको 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या d बराबर s हो जाएगा, तो जब जब t स्थिर होता है तो डिस्टेंस जो होता है स्पीड का सेम अनुपात में आ जाता है या फिर समानुपाती हो जाता है, बस इतना समझिए। डिस्टेंस किसके समानुपाती हो जाता है जी, तो डिस्टेंस स्पीड के समानुपाती होता है, इस बात को एकदम ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं हम स्पीड पे। जब स्पीड स्थिर होता है, अर्थात स्पीड जब स्थिर होता है, अर्थात स्पीड जब कांस्टेंट होता है, तो स्पीड कांस्टेंट होगा तो आप देखिए यहाँ पे 1 रखिएगा तो d क्या हो जाएगा, t के, यानी कि डिस्टेंस जो होगा टाइम के समानुपाती हो जाएगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा।
और जब डिस्टेंस फिक्स्ड होगा, जब डिस्टेंस फिक्स्ड होता है, बात समझिएगा, जब डिस्टेंस फिक्स्ड होता है तो क्या होता है कि यहाँ पे जब देखिए 1 रखिएगा तो 1/t आ जाएगा, अर्थात स्पीड जो है टाइम का वही क्रमानुपाती हो जाएगा। ठीक है, जिसको स्थिर हम बोले वहाँ पे 1 रख के आप कर लीजिए, जल्दी आपको समझ में आएगा ये सब बातें। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा कि कहीं पे भी टाइम का जिक्र ना दिया है, तो जब टाइम का जिक्र कहीं पे नहीं दिया गया हो तो आपको मानना होता है कि टाइम जो है वो एकदम फिक्स्ड है। टाइम क्या है? टाइम एकदम फिक्स्ड है। तो टाइम फिक्स्ड होता है तो हम क्या बताएं कि टाइम फिक्स होता है तो देखिए होगा, ये जो डिस्टेंस होता है उस रेशियो में स्पीड होता है, स्पीड जिस रेशियो में होगा उस रेशियो में डिस्टेंस होता है। तो स्पीड का रेशियो सर 6:8 दीजिए। पहले था 6, अब हो गया है 8। पहले था 6, अब हो गया 8। इनिशियल है, ये फाइनल है। तो ये काटिएगा तो कितना हो जाएगा? 3:4 के रेशियो में हो जाएगा। सर ये 1 ज़्यादा बढ़ गया था, यही 1 के कारण देखिए यही होगा स्पीड का रेशियो और यही होगा डिस्टेंस का रेशियो। क्यों? हम ये बात बताते हैं। अब 1 का वैल्यू सर बोला था कि 20 किलोमीटर अधिक हो जाता है, तो 1 का वैल्यू 20 है। ठीक है, तो 3 का वैल्यू 60 हो जाएगा, क्योंकि पहले वाला पूछा क्या बोला है, उसके द्वारा तय की वास्तविक दूरी। तो वास्तविक मतलब क्या? इनिशियल 60 किलोमीटर। अगर आपसे पूछता कि फाइनल दूरी बताइए, तो वास्तविक दूरी, फाइनल दूरी यहाँ पे था, ये 80 हो जाता है। कोई बात नहीं, 60 हमसे पूछा था, हो गया आंसर। ठीक, अब आगे चलते हैं। ठीक, अब आगे चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर हमको मिलेगा 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन हमसे ये बोला है, तो इस बात को ध्यान रखिए। 11 नंबर क्वेश्चन हमसे ये बोला है कि एक फोल्डिंग बेड का अंकित मूल्य 18,000 है। एक फोल्डिंग बेड का अंकित मूल्य कितना बोला है? 18,000 है। अमन ने इसे 15% और 10% की 2 क्रमिक छूट के बाद खरीदा। वह परिवहन पर 830 रुपये खर्च करता है और इसे 18,440 में बेच देता है, तो उसका लाभ ज्ञात करना है। बात समझिएगा, मतलब अमन नाम का कोई व्यक्ति है, अमन है ना? हाँ ठीक है, कोई व्यक्ति न सुनेगा। तो क्या किया है कि वो गया है फोल्डिंग बेड खरीदा है, जिसका अंकित मूल्य कितना था? ये 18,000 था। तो हमारा कहना है कि 18,000 MP है। बात समझिएगा, 18,000 MP है। तो 18,000 का वो बोला है कि 15% का छूट लिया है, यानी कहीं ना कहीं 85% में लिया होगा। तो 85% में लिया होगा तो उससे पैसा लिया गया होगा 17/20 लिया होगा। बात समझिएगा। फिर वो क्या किया है कि 10% का एक और छूट ले लिया है, अर्थात उससे पैसा जो लिया होगा वो 9/10 लिया गया होगा। बात समझिएगा। फिर बोला है खरीदने के बाद खरीदा जाता है, वह परिवहन पर 830 रुपये खर्च करता है। वो परिवहन पे भी 830 रुपये खर्चा कर दिया, अर्थात जो उसका पूरा सीपी पड़ा होगा, कॉस्ट प्राइस जो पड़ा होगा वो यही पड़ा होगा, ये सीपी पड़ा होगा। मत समझिएगा। और वो बेचा कितना में? बेचा है 18,440 रुपये में। ये 18,440 रुपये में बेच दिया है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये मेरा क्या आ गया था? ये मेरा SP आ गया था। ठीक है, अब इसमें से इसको जब घटाइएगा तो आपका जो भी आंसर होगा वही आपका सॉल्यूशन में आ जाएगा। बात समझिएगा। तो आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे ये 0 से 0 काट लीजिए, ये 0 से 0 काट लीजिए और 2 9 18 कर लीजिए, ये 90 बार कट जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसको गुना कर लीजिएगा, फिर इसको जोड़ लीजिएगा, फिर इसमें से इसको घटा लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से करके कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर डिजिटल सम लगा सकते हैं। डिजिटल सम देख लेते हैं पहले ऑप्शन में कि क्या है। नहीं, डिजिटल सम मैं बता दूंगा क्या होता है। 8 और 10, 10 का मतलब 1, 6 1 7, 1 मिनट 9 कट गया। ठीक है ना, और यहाँ पे 8 6 14, 14 2 16, यानी कि 7 यहाँ पे डिजिटल सम आ रहा है। ये 5 3 8, 8 3 11, 11 9 20, यानी कि 2 यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे 8 3 11, 11 4, 11 4 15, यानी कि 6 डिजिटल सम आ रहा है। यहाँ पे 3 और 1 4, 4 4 8, 8 8 16, यानी डिजिटल सम यहाँ पे 7 आ रहा है। देखिए 2 2 डिजिटल सम 7 7 आ रहा है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या आता है, और इकाई अंक भी 2 2 आ रहा है ना। तो एक काम करते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम। ठीक है, जो भी है चलिए, तो हम देख लेते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। आगे बढ़े, कैलकुलेट कर लेंगे ना आप। ऐसा नहीं सोचे कि मैं छोड़ के भाग रहा हूँ, मैं जब इतना बता सकता हूँ तो कैलकुलेट भी कर सकता हूँ आराम से। ठीक है, तो आप कैलकुलेट करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर इसका आंसर है क्या, ये कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, कितना नंबर क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 11 है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने जो क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा 12 नंबर। बोला है कि ए एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। ध्यान सुनिएगा, ए एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। आगे बोल रहा है यदि ए और बी एक साथ कार्य करते हैं तो वे कार्य पूरा करने में कितने समय लेंगे? 10 और 15 का एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारा कितना? 15 दूना 30। बात समझिएगा यहाँ पे, तो 15 दूना 30, 10 3 30। ये कहलाता है इसका एफिशिएंसी। किसका एफिशिएंसी? ये कहलाएगा ए का एफिशिएंसी और ये कहलाएगा बी का एफिशिएंसी। ठीक है, अर्थात ए करेगा एक दिन में 3 काम, ये बी करेगा एक दिन में 2 काम। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि टाइम बताइए कि दोनों मिलकर के कितना करेगा। तो जब दोनों का टाइम देखते हैं तो देखते हैं कि कितना काम करना है। तो टोटल वर्क हमको पता है 30 करना है सर, टोटल वर्क हमको 30 पता है सर, और दोनों का एफिशिएंसी सर 5 है, एफिशिएंसी 5 है सर,
तो अब भाग करेंगे तो आ जाएगा 6। यही इसका टाइम लगा हुआ टाइम कितना आ जाएगा 6 दिन। लगा हुआ टाइम कितना आ गया जी? तो लगा हुआ टाइम आपके पास 6 दिन आ गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14, सॉरी 13 पे ही आ रहा है, वो सीट नंबर मेरा 14 था, ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर रुपए में क्या होगा जब ब्याज 5 मासिक रूप से संयोजित होता है और पी राशि पर 5/4 वर्ष के लिए 12% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज दिया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि कभी भी इस टाइप से क्वेश्चन आए कि 2 सालों का CISI का डिफरेंस निकाले, 3 सालों का CISI का डिफरेंस निकाले, तो सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप 2 फार्मूला याद रख लीजिए। वो 2 फार्मूला कौन सा है कि अगर 2 साल का CISI का अगर 2 साल का CI और SI का डिफरेंस पूछे तो P इंटू, यहाँ पे लिखा है देख लीजिए, P इंटू R/100 का स्क्वायर। और जब आपसे 3 साल का CI और SI पूछे तो आपको बताना होता है P इंटू R/100 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस R/100, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हम लोग को 3 ईयर वाला निकालना है, इसमें ध्यान सुनिएगा, 3 ईयर वाला निकालना है। 3 ईयर का CI और SI का डिफरेंस हमको निकालना है, ठीक है। SI का डिफरेंस निकालना है, फॉर्मूला क्या बताया था? P इंटू R/100 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस R/100, ये बताया हम आपको, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज जानना होता है कि सर 5 मासिक किस्त का मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है 5 मासिक रूप से ब्याज लगाया जाता है। अब देखिए कोई भी रेट जो होता है 12 महीना के लिए होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। कोई भी रेट 1 साल का कहलाता, 1 साल पे ही रेट निकाला जाता है, ठीक है। तो रेट जब 1 साल का है तो अर्थात 1 साल में हमको मिल रहा है 12 महीना, बात समझिएगा, 12 महीना, सॉरी 12%। जब 12 महीना में 12%, तो ये बोल रहा है कि 5 महीने में कितना लगेगा, तो 5 महीने में 5% लग जाएगा। 5 महीने में कितना परसेंट लगेगा? 5% लगेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हमको पता चल गया कि सर रेट जो होगा वो 5% हो गया। दूसरा चीज कि वो बोला है कि 5/4 वर्षों के लिए, 5/4 वर्षों के लिए हम कह रहे हैं, बात समझिएगा। इसका मतलब होता है 5/4 का मतलब होता है 1/1/4 ईयर, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, बात समझिएगा कि 4 1 4 1 5/4 ईयर। यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, इसका मतलब हो गया कि 1 साल पूरा। और ये देखिए 4 का वैल्यू 12 देता है तो 1 का वैल्यू 3, अर्थात सॉरी 3 मंथ यहाँ पे, और 12 महीना में होता है 12 सॉरी 1 ईयर में होता है 12 मंथ, तो 12 3 15 मंथ, यानी कि टोटल जो टाइम दिया था आपका 15 मंथ है, ठीक है। अब एक और बात बताइएगा, अगर मेरा 5-5 महीना का अगर रिपीटेशन हो तो ये 15 महीना में 5-5 महीना का कितना सेट बनाएगा? 15 महीना तो 1 2 3 3 सेट, इसलिए 3 टाइम्स कहा जाता है 15 महीना में। क्या ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रहा है? अगर नहीं आ रहा तो एक बार बैक करके एक बार और सुनिएगा, ठीक है। तो हमको पता चल गया कि सर टी का मान 3 आ गया। ध्यान सुनिएगा, टी का मान कितना आ गया? 3 आ गया। ये अच्छा क्वेश्चन है, टी का मान 3 आ गया और आर का मान जो आया था मेरा वो 5% आया था। कुछ नहीं, आप इसमें पुट कर दीजिए। जब आप पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, बात समझिएगा, पी का पी ही बोला है तो पी इंटू आर का मान दिया 5, यहाँ पे 5 का स्क्वायर यहाँ पे लिख देते हैं 5/100 का होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस 5, ठीक है, बटा 100। तो 300 प्लस 5 305 सीधे लिख देते हैं, ठीक है ना। 300 प्लस 5 ये सीधे हम 305 लिख देते हैं। कितना लिखेंगे? 305। यहाँ पे हम लिख देते हैं 305/100। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से काटेंगे तो 5 से कटेगा तो ये 20 में कट जाएगा, तो 1/20 अर्थात P गुने 1/20 का, यानी 20 का स्क्वायर करेंगे अंदर जब हम, ये आ जाएगा 400 गुना। अब यहाँ पे करेंगे तो ये कटेगा, देखिएगा यहाँ पे 5 से काटेगा तो ये 20 बार में कट जाता है, ये 5 से काटेगा तो 6 और 1 61 बार में कटता है, ये 61/20 हो जाएगा। तो 4 दूना 8, यानी आंसर आ जाएगा 61P/4 दूना 8000। तो 61P/8000 कहाँ पे है? यहाँ पे है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये पी नीचे लगाया गया है, कोई पी नीचे क्यों दे रहा है जी? पी तो हमारा ऊपर आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे देखिए सोल्यूशन में है। कोई बात नहीं, 61 इधर लगा लीजिए, ठीक है, हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ये नहीं होगा आपका। आगे चलो, आगे चलते हैं, देखिएगा यहाँ पे ध्यान से। जब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो क्वेश्चन हो जाएगा 14 नंबर। 14 नंबर क्या बोल रहा है कि अपराजिता का वेतन। एक बार इसको देख लेते हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं था, हमारे ख्याल से गड़बड़ तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जो डेटा था उसी के अकॉर्डिंग चलता है और पी ऊपर ही रहता है, तो कुछ गड़बड़ होने की संभावना नहीं। अब आगे चलते हैं, अपराजिता। ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर मैं आपको 13 बता चुका हूँ, 14 नंबर बताने जा रहा है, ठीक है। तो अपराजिता का वार्षिक वेतन सोनिया के वार्षिक वेतन का 150% है। देखिए एक अपराजिता है, ठीक है, और एक सोनिया है, ठीक है। अगर हम सोनिया को मान लेते 100 रुपया देते हैं तो अपराजिता को 150 रुपया देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो 150% बोला है। आगे बोला है कि वेतन वृद्धि के बाद सोनिया का वेतन 20% बढ़ जाता है, जबकि अपराजिता का वेतन 12% बढ़ जाता है। बस समझिएगा,
अपराजिता का वेतन कितना बढ़ जाता है? 12%। अर्थात 150 का जब आप 12% बढ़ाइएगा तो 12% निकाल के देख लीजिए कितना बढ़ाना होगा। तो ये प्रतिशत का मतलब होता है नीचे 100, ये 0 से 0 कर दिया और 5 से कटेगा तो 5 3 15, 5 9 10, 2 6 12 यानी कि 36 18, यानी कि 18 निकालना पड़ेगा। 18% बढ़ाना पड़ेगा या 18 बढ़ाना पड़ेगा, यूँ समझिए। कितना बढ़ाना पड़ेगा जी हमको? 18 बढ़ाना पड़ेगा। तो जब हम 18 बढ़ा देंगे तो अपराजिता को 20% बढ़ा दिया जाएगा, 20% बढ़ा दिया जाएगा तो ये आ जाएगा 168। बात समझिएगा, कितना आ जाएगा? 168। तो बोला है यदि सोनिया का आरंभिक वेतन इतना है, कितना है? 6 लाख है। तो सोनिया का आरंभिक वेतन 6 लाख है, तो यानी कि इसका वैल्यू कितना दे दिया है? आपको पता है कि इसका वैल्यू सर जी 6 लाख दे दिया है। ठीक है, 3 4 5। ठीक है, तो हम डबल जीरो से डबल जीरो काटेंगे तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा? एक का वैल्यू हमारा आ जाएगा इतना 6000। एक का वैल्यू कितना आ जाएगा? 6000। बात समझिएगा, एक का वैल्यू जब 6000 आ जाएगा तो हमसे बोला है कि अपराजिता का वेतन कितना है, कब? वृद्धि के बाद। तो वृद्धि के बाद अपराजिता का वेतन कितना है, इस बात को समझिए। तो अपराजिता का वेतन हो जाएगा 168 में हम कितना 6 से गुना करेंगे, कितना 6000 से गुना करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, 6 8 48 के 8 हासिल 4, 16 6 96 और 4 100 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 000 बैठा देंगे, यानी मेरा आंसर आ जाएगा 108 पे 000। कोई दिक्कत? सॉरी, हाँ ठीक है, 1008 हो जाएगा। ठीक है ना, फिर 000। नेक्स्ट। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा और आप लगातार बने होंगे वीडियो में। ठीक है, देखिए वीडियो लगातार अगर आप देख रहे हैं तो सच में आप औरों से बहुत अलग हैं। ठीक है, क्योंकि आपका ये पोटेंशियल दिखा रहा है, आपका ये मेहनत दिखा रहा है कि आप वास्तव में अपना मैथ करने के चक्कर में अच्छे लगे हुए हैं। एक और बात, ये जीडी वाले ही केवल लग रहा होगा कि जीडी वाले के लिए फ्रूटफुल होगा। आप कोई भी एग्जाम में बैठ के देखिएगा, ये सब क्वेश्चन आपको दिखेगी, आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या कह रहा है कि 3 फर्नीचर वस्तुओं का औसत मूल्य 16,860 है। बात समझिएगा, ये औसत मूल्य है। तो औसत मूल्य हम बताए थे कि एक व्यक्ति का आता है, तो ये तीनों का कितना हो जाएगा? 168 में 60, 168 60 में जब हम 3 से गुना कर लेंगे तो तीनों का योग आ जाएगा। ठीक है, यदि उनका मूल्यों का अनुपात ये दिया है 3:5:7 है। ध्यान सुनिएगा, इनका मूल्यों का अनुपात कितना दिया है जी? 3:5:7 है। तो मूल्यों का जब अनुपात दे दिया है 3:5:7 है, तो बोला है सबसे सस्ती वस्तु का मूल्य क्या है? तो सबसे सस्ता वस्तु क्या है? ये 3 है। तो 3 का वैल्यू निकालने के लिए 3 का मल्टीपल देखेंगे तो हम देखेंगे 8 से 14 और 14 और 7, 14 7 21 और ये 8, ये तो नहीं होगा सर। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 ये हो सकता है, 7 9 ये भी हो सकता है, 6 2 8, 8 4 12 1 13 ये नहीं हो सकता है। अब इन दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे हमको पता है कि सर ये इतना का वैल्यू है। बात समझिएगा, ये कितना का वैल्यू है? 7 5 12, 12 3 15, यानी कि सर 168 60 गुना 3 जो है ये 15 से भाग कर देंगे। बात समझिएगा, तो ये 1 का वैल्यू आ जाएगा। अब हमको निकालना कितना का है? हमको निकालना है सर सबसे छोटी अर्थात 3 का वैल्यू निकालना है। 3 का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे हम? 3 5 15 काट लेंगे। ठीक है, अब 5 से फिर भाग दे देंगे तो 5 3 15, 5 3 15। ठीक है, फिर ये 3 6 बचा, 5 7 35, 5 9 10, तो 3 9 6 लास्ट में आएगा, जिसका आंसर ये हो जाएगा। अर्थात मेरा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ता है क्वेश्चन जल्दी बनाने के लिए। ठीक है, ठीक, तो आपको यूनिट डिजिट्स का ध्यान रखना पड़ेगा, डिजिटल सम का ध्यान रखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई किसका क्या है वो भी ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। तो डिजिटल रूल जिसको कहते हैं उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं आगे बढ़ूँ, इतना में मैं इस क्वेश्चन को बना दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि 2 रेलगाड़ियां ए और बी से एक ही समय पर शुरू होती है और क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 27 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से एक दूसरे की ओर चलती है। ठीक है, मतलब कि 2 रेलगाड़ियां हैं, वो एक दूसरे की ओर चलती है। मतलब एक रेलगाड़ी इधर चली, दूसरी रेलगाड़ी इधर चली, ये एक दूसरे की ओर चल रही है। अब आगे बोल रहा है कि एक का स्पीड 10 है और दूसरा का स्पीड 27 है। बस समझिएगा, हम बताए थे कि जब टाइम कांस्टेंट होता है, खैर अभी अब आगे चलते हैं, एक दूसरे की ओर बढ़ती है, जब वे मिलती है तो पता चलता है कि रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 340 किलोमीटर अधिक यात्रा कर चुकी है। जब ये कहीं पे मिली तो पता चला कि एक आदमी जो है दूसरी आदमी से 340 किलोमीटर अधिक चला, तो 27 वाला ज़्यादा चलेगा। तो मान लीजिए कि 27 वाला यहाँ पहुँच गया, पहुँचने के बाद पता चल रहा है कि सर ये लोग तो अधिक चल दिया है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि 2 रेलगाड़ी है, पहली रेलगाड़ी और दूसरा रेलगाड़ी। पहली का स्पीड 10 है, दूसरी का स्पीड 27 है। ध्यान सुनिएगा, हम बताया था कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि दोनों एक साथ चला है तो एक साथ ही मिला होगा,
दोनों एक साथ चला है तो दोनों एक साथ ही मिला होगा, यानी कि टाइम कांस्टेंट होगा। जब टाइम कांस्टेंट होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, जब टाइम कांस्टेंट होगा तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि डिस्टेंस जिस रेशियो में होगा उसी रेशियो में स्पीड हो जाएगा, या स्पीड जिस रेशियो में होगा उसी रेशियो में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस होगा। तो हमको पता चला कि स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो से ये सेम रहने वाला है। अब बोला है कि एक आदमी ज़्यादा क्यों चला, क्योंकि इसके पास ज़्यादा स्पीड था, यानी कि डिस्टेंस में उतना ही चला होगा, यानी कि 17। तो ये 17 का वैल्यू दे दिया है 340, तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा 20। तो आपसे पूछा है कि ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करें। ध्यान सुनिएगा, तो ये देखिए, ये मान लीजिए कि ये इधर से चला था 10 और ये इधर से चला था 27, अर्थात टोटल डिस्टेंस कितना आ गया 37। बात समझिएगा, 37। तो हम क्या कर देंगे, 37 में हम 20 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये 2 सते 14 के हासिल 1, 3 6 7, ये या फिर 37 गुना 74 कर लेंगे, यानी कि 740 किलोमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन यही खत्म नहीं होता है, क्वेश्चन और बात यहाँ पे सीख सकते हैं कि आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि जो कम चाल वाली ट्रेन थी, जो कम चाल वाला ट्रेन है ना, रेलगाड़ी है, ठीक है, जो कम चाल वाली ट्रेन थी वो कितना किलोमीटर ट्रैवल की है। तो कितना किलोमीटर ट्रैवल की है, तो ये 10 16 बताते, कम चल वाला पूछता तो, ठीक है। अगर कम चल वाला पूछता तो ये 10 16 बता देते, अगर ज़्यादा वाला पूछता तो ये बता देते, ठीक है, ये ज़्यादा वाला पूछता, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इन दोनों को जोड़ देते हैं तो आ गया था 37, ये टोटल दूरी चली हुई आती है। ये सब बात एकदम ध्यान में रखिएगा। तो 3 4 क्वेश्चन हम यहाँ पे बता दिए आपको। क्वेश्चन नंबर आपके पास आता है 17 नंबर। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इस बात को समझिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक राशि 2 वर्षों में 13,824 रुपये और 3 वर्षों में एक निश्चित प्रतिशत वार्षिक दर से 16,000, ध्यान सुनिएगा, 16,588.80 रुपये हो जाती है, तो ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है, तो चौथे वर्ष के अंत में उस राशि का मिश्रधन क्या होगा। बात समझिएगा जी, हम आपको बताए थे कल कि CI जो है 30 साल में जितना गुना होगी उतना ही अगले 30 साल में उतना ही गुना होगी। बात समझिएगा, ठीक है। तो ये बोला है कि 2 साल तो ठीक है सर, ये तीसरा साल था और यहाँ पे चौथा साल था, ये लगातार दे दिया था, ठीक है। तो ये बोला है कि 2 साल में कितना हो जाएगा, 2 साल में बोला है कि 13,824 है, ठीक है। वही 3 सालों में ये जो हो जाता है, ये हो जा रहा है 5 है ना, 16 मैं सुनेगा 16 5 8 8 8 0 है, ठीक है। और चौथे साल में जो हो जाता है, बात समझिएगा, ये चौथे साल में कितना हो जाता है, ये बात आपसे पूछा है। तो हम देखेंगे कि ये कितना गुना हो रहा है, बस और कुछ नहीं, कितना गुना हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 1 6 5 8 8 बटा 8 0 बटा, ये करेंगे 13 8 2 4 करिएगा, ठीक है। तो ये जब काटिएगा तो ये आ जाता है 21 बटा 20 गुना। कितना गुना हो जाता है जी, 21 बटा 20 गुना। इस बात को आप काट के देख लीजिएगा, ठीक है। तो 21 बटा 20 गुना होता है, यानी कि ये हो गया 21 बटा 20 गुना। तो अगला भी, क्योंकि ये 1 साल में हुआ था, तो अगला भी 1 साल में ये कितना हो जाएगा, 21 बटा 20 गुना, 21 बटा 20 गुना। बस जो 21 बटा 20 गुना करने पे हमारा जो आंसर है वही मेरा आंसर आ जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जो आंसर है आप इस क्वेश्चन को बना लीजिएगा, ठीक है। मैं आगे बढ़ूँ सॉल्यूशन करके, इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ठीक है। अगर एक और बात, अगर आपसे पूछता कि रेट कितना है, तो रेट आप देखे होंगे कि 20 से 21 हुआ था, 20 से 21 हुआ था, अर्थात रेट प्रतिशत जब आप पूछे तो उसको हम बता देंगे। यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, ये रेट प्रतिशत जब आप पूछे, एक मिनट, वेट, 20% है ना, बढ़ रहा है, एक मिनट वेट, सॉरी थोड़ा सा जल्दी में गड़बड़ हो गया। मैं बताता हूँ क्या है यहाँ पे। ये क्या है यहाँ पे कि जब ये देखेंगे कि कितना बढ़ा है, बात समझिएगा, ये कितना बढ़ा है, तो लगभग 20% बढ़ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 120% हो रहा है। बात समझिएगा, ये कितना परसेंट हो रहा है, ये 120% होगा, ठीक है ना। तो अगला भी आप 120% निकाल लीजिएगा सीधे, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो बढ़ रहा है ना, ये 20% ही बढ़ रहा है। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा कि 1 6 5 8 8.80, ये ध्यान से सुनिएगा, ये दशमलव नहीं है, ठीक है ना, ये लग जाता है पेन से, यहाँ पे दशमलव, ये जो मैं मारा हूँ, ठीक है, बटा और ये कितना सा बढ़ा था, माइनस 13824 बटा 13824, ठीक है, गुना 100, यही आता है, ठीक है। ये बात को ध्यान रखिएगा, यही आता है रेट, यहीं से रेट प्रतिशत जो आएगा आपका
वो 20% आएगा। एक और बात ध्यान रखिएगा, रेट प्रतिशत कहीं से भी कोई भी चीज़ का जब निकालना हो, इसके बारे में मैं बता देता हूँ कि रेट प्रतिशत कैसे निकलता है। देखिए, कोई भी जो रेट प्रतिशत निकलता है, ये सबसे पहले इस बात को ध्यान रखिएगा, ये एनुअली निकलता है। एनुअली निकलता है, यानी कि 1 साल का निकलता है। कितना साल का निकलता है जी? 1 साल का। तो ये 4 का तरफ घर नहीं दिख रहा है, लेकिन इस बात को याद रखिएगा कि कोई भी रेट जो निकलता है वो कितने साल का निकलता है? 1 साल का निकलता है। ठीक है, अब आगे बढ़िए बात को। ठीक है, अब देखिए, रेट प्रतिशत जो निकलता है वो निकलता है 1 साल का ब्याज। कितना साल का ब्याज? 1 साल का ब्याज, ठीक, बटा प्रिंसिपल अगुना 100। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, यही होता है रेट प्रतिशत। अगर ऐसे इस बात को याद रखिएगा तब आप बहुत आगे निकल जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो 19 था, ये उम्मीद करते हैं ये अब समझ में आ गया होगा। तो इसका ये सब सिर्फ 120% निकाल देंगे, जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा इधर। ठीक है, निकटतम में आएगा, आप चेक कर लीजिएगा, अप्रॉक्स में आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर बोल रहा है कि यदि 9 अंकों की संख्या, ये बोला है कि 7, 8, 9, ये ध्यान सुनिएगा, 7, 8, 9 इस तरीके से दिया गया है, तो आप क्या करिएगा? बताइए क्या करिए। देखिए जी, हमको पता है कि सर ये 72 से विभाज्य बोल रहा है, 9 अंकों की संख्या जो है इस तरीके से है और ये 72 से विभाज्य है। तो सबसे पहले हम बताए थे कि 72 से विभाज्य होने के लिए हमारा 8 से विभाज्य होना जरूरी है, 9 से विभाज्य होना जरूरी है। 8 से विभाज्यता का नियम बोलता है कि लास्ट का अगर 3 अंक, हम बताए थे ये बात, अगर शुरू से अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो टाइम पास नहीं करते हैं, सीधे बता देते हैं कि लास्ट का अगर 3 अंक 8 से विभाज्य होता है तो वो संख्या भी 8 से विभाज्य होगा। तो हम देखेंगे 8 से भाग करके, अर्थात 8 9 72, 6 है और यहाँ पे 4 रख देंगे तो हो जाएगा, क्योंकि 8 8 64 हो जाएगा। तो y का मान कितना आ गया? 4। अब हमको पता चल गया कि सर y का मान जो आ गया, y का मान मेरा 4 आ गया, नीचे लिख देते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमको पता चला कि सर 9 का विभाज्यता का नियम होता है कि अगर इनका योग, अंकों का योग अगर 9 से कट जाता है तो वो संख्या भी 9 से कट जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 7 था, 8 था, 9 था, 1 था, 6 था, 3 था, 7 था, 8 था, यहाँ पे 4 था। ठीक है, अब हमको पता है कि 9 से 9 ये कट गया सर, 6 और 3 9 कट गया सर, है ना। अब यहाँ पे देखेंगे तो सर 8 8 16 और यहाँ पे 7 और 7 14, 16 14 करेंगे तो 30 30 4 34, नज़दीक में 36 लाने के लिए सर हम 2 रख सकते हैं। तो 2 रख सकते हैं तो x का मान कितना आ जाएगा? 2। x का मान कितना आ जाएगा? 2। तो सर हम x का मान 2 रख देते हैं, अर्थात x × y यानी कि 8 आ जाएगा। 4 गुना कितना आ जाएगा जी? 8 आ जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 19 नंबर है, बोला है कि दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक तथा लघुत्तम समवर्तक क्रमशः 8 × 48 है। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। देखिए, दो संख्याओं का योग गुणनफल बराबर होता है एलसीएम × एचसीएफ। इस बात को कभी भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जो मेरा दो संख्याओं का गुणनफल दिया है वो दिया है 8 और 48 दिया है। ठीक है, और एलसीएम जो दिया है, एलसीएम दे दिया है आपका एक मिनट, दो संख्या क्या होगा? दो संख्या नहीं दिया था जी, एलसीएम दिया था। कोई बात नहीं, हम इस बात को बता देते हैं। देखिए यहाँ बोला है कि दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक तथा लघुत्तम समवर्तक क्रमशः 8 और 48 है। ये महत्तम समवर्तक 8 था और ये दे दिया था 48। ठीक है, और एक संख्या दे दिया था 24। ठीक है, तो दूसरी संख्या हम बी मान लेते हैं कि दूसरी संख्या होगा। तो काटिएगा तो कितना में कटेगा? 8 की 24, 3 से काटेगा तो 16 में कट जाएगा, अर्थात दूसरी संख्या मेरा क्या हो जाएगा? 16। 48। ठीक है, दूसरी संख्या मेरा क्या आ जाएगा? 16। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन मेरा आता है 20 नंबर, लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन बताने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आपको कि अगर हमारे वीडियो को लगातार आप देख रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से कंटेंट हम देते हैं। आप इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए लोगों से। मैं ज़रूर आपका सपोर्ट करूंगा और बहुत ज़्यादा सपोर्ट करूंगा। ठीक है, अभी ये पढ़ा रहा हूँ, आगे चल करके अगर आपका डिमांड आता है कमेंट बॉक्स में कि सर मुझे ये भी चैप्टर पढ़ना है, मैं चैप्टर वाइज भी पढ़ा दूंगा आपको चैप्टर। ठीक है, तो आप बस हमको बताइए, दिखाइए कि हाँ सर मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ। अगर आप हमको सपोर्ट करेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मेरे सपोर्ट से आप आगे बढ़ेंगे, आपके सपोर्ट से मैं आगे बढ़ूंगा। और जैसे ही आप मुझे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब और शेयर मेरे वीडियो पे करवाते हैं या फिर करते हैं, तो बहुत ये चांस बनता है कि मैं बहुत मेहनत करूँ आपके लिए। अगर इन सभी चीज़ों से नहीं आएगा तो एक थोड़ा सा इंसान को चाहिए मोटिवेशन। ठीक है ना, तो मोटिवेशन हमारा क्या है, मैं बार बार बताता हूँ कि मोटिवेशन मेरा क्या है। मोटिवेशन है कि आप मेरे वीडियो को जितना ज़्यादा हो आप लोगों तक शेयर करें, ताकि हम बहुत बेहतरीन स्थिति में आ सकें और मुझे भी मज़ा आए पढ़ाने में कि नहीं मेरे बच्चे हमें चाह रहे हैं पढ़ने के लिए। ठीक है ना, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में मैं बताता हूँ क्या है कि विक्रम और हिमांशु एक कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं। बात समझिएगा, कौन कौन? विक्रम और हिमांशु एक कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? 20 दिनों में। विक्रम है और हिमांशु है, एक कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। ये दोनों मिलकर के 15 दिनों में काम करेगा तो ये कहलाएगा टोटल वर्क। ठीक है, आगे बोल रहा है
विक्रम हिमांशु से 50% अधिक कुशल है, कुशल श्रमिक है। कितना? विक्रम जो है हिमांशु से 50% अधिक कुशल है, अर्थात ये 2 होगा, ठीक है, तो ये 3 होगा इसका एफिशिएंसी। क्या होगा जी? ये एफिशिएंसी का रेशियो, ठीक है। आगे बोल रहा है कि विक्रम हिमांशु से 50% अधिक कुशल है, विक्रम अकेले कार्य को पूरा कितना दिनों में कर सकता है? कोई बात, हमको पता है कि सर 3 2 5 है, 5 गुने 15 टोटल वर्क हो जाएगा, 5 गुने सॉरी हाँ ठीक है 15 गुने 5 टोटल वर्क हो जाएगा। और आपसे पूछा है कि बताइए विक्रम अकेले पूरा काम को कितने दिनों में करेगा, तो विक्रम का एफिशिएंसी 3 है, तो 3 से काट देते हैं, 3 5 15 अर्थात 25 दिनों में काम को कंप्लीट कर देगा विक्रम। ये कौन करेगा? विक्रम। तो विक्रम आ जाएगा 25 दिनों में। अगर हमसे पूछता कि हिमांशु कितने दिनों में कर लेगा, हम क्या करेंगे 15 गुने 5 कर लेंगे, हिमांशु की एफिशिएंसी 2 है तो 2 से भाग कर देते, 75/2 दिन में ये काम को पूरा कर लेता है। कौन? हिमांशु करता। अगर हिमांशु से पूछता तो इनका अंतर योग जो भी आप करते रहिए, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। मैं अपना बेस्ट दूंगा, आगे भी दूंगा, अभी भी दे रहा हूँ, पीछे भी दिया हूँ, ठीक है। तो आप बस लगातार क्लास को करते रहें। 40 वीडियो का मैं आपको 57 दिया हूँ, ठीक है, 57 ही कह सकते हैं, जब तक मैं इसको कंप्लीट नहीं कर लेता हूँ। तो मैं अगला क्लास लेकर के फिर से आऊँगा, तब तक आप इन सभी क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन आपसे फंसता है वो क्वेश्चन दोबारा बना लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा पूरा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।